हाय, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, हमने बीती हुई क्लासेस के अंदर काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करी। क्लासिकल थिंकर्स के अंदर हम टेलरिज्म के ऊपर पहुंचे थे। उसके बाद हम फेओल फंक्शनलिज्म के ऊपर पहुंचे थे। क्लासिकल और नियो क्लासिकल के बीच का हमने डिफरेंस देखा। हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है। लेकिन आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर द रीज़न कि सारी क्लासेस एक तरफ, कहानी सिर्फ यहाँ पर आके टिक जाती है कि आपके सामने पेपर में एक सवाल आया है, आप उस सवाल का पेपर में क्या आंसर दोगे। बात यह है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हो सकता है आपको स्ट्रेट ड्राइव मारना सिखाया गया हो, आपको कट मारना सिखाया गया हो, हुक मारना सिखाया गया हो। लेकिन जब आपके सामने एंडी रॉबर्ट्स, इमरान खान, जियोल गार्नर, शोएब अख्तर, जब ऐसे बॉलर्स आएंगे तो उस टाइम पर जो आपने पढ़ा हुआ है, तो क्या आप उनकी बाउंसर्स, उनकी यॉर्कर्स, उनकी आउटस्विंग, उनकी इनस्विंग, क्या आप उसका सामना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आ जाता है। तो आज की जो क्लास है, वो जो मैंने पढ़ाया है उसी के अंदर से, उन्हीं कीवर्ड से हम कैसे एक आंसर को लिख सकते हैं, हम बस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2016 के अंदर टेलरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि टेलरिज्म इज वेरी कंट्रोवर्शियल डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी। नाम तो बहुत हुआ, बट बदनामी भी बहुत हुई। कैप्टन जैक स्पैरो, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो कुछ इसी तरीके से हुआ कि टेलर जो है बहुत पॉपुलर भी हुए और बहुत बदनाम भी हुए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में और आपको कुछ नहीं आता है, आपको बस ये पता है कि टेलर जो है एक ऐसा थिंकर है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्लासिकल थिंकर्स में आता है, सबसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ थिंकर्स में आता है। और आप जो है बस क्लासिकल और नियो क्लासिकल का डिफरेंस ही जानते हो, आपको और कुछ नहीं आता है। या मैं ये कहूं, या टेलरिज्म की जगह मैं एक ऐसे अननोन थिंकर का आपको नाम दे दूं जैसे राहुलिज्म, और उसके साथ कहीं पे आपको हिंट दे दूं कि ये क्लासिकल थिंकर से क्वेश्चन है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आपको उसे कैसे डील करना है, मैं आपको बस वो बताऊंगा इसके अंदर। टेलरिज्म इज वेरी कंट्रोवर्शियल डिस्पाइट इट्स पॉपुलैरिटी, स्टीफन पी वेरिंग। कमेंट करना है इसके ऊपर। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो कमेंट, एल्यूसिडेट, एग्जामिन, इन सारे के सारे कीवर्ड्स के आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि इसमें ये लिखना होता है, उसमें वो लिखना होता है। क्रिटिकली कमेंट का ये मतलब है। पर अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछो तो एक बैलेंस्ड आंसर यूजुअली वही होता है जिसके अंदर आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी लास्ट में देते हैं। क्रिटिकली कमेंट लिखा है तो पहले क्रिटिसाइज ज्यादा होता है, लास्ट में हम उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बताते हैं। कमेंट में हम दोनों एस्पेक्ट्स बताते हैं, लेकिन एक बैलेंस होना जरूरी है आंसर के अंदर। तो अगर मान लो आपको पेपर में एक क्वेश्चन आया है और आपको इसके बारे में एक अक्षर नहीं आता, आपको बस ये पता है कि कुछ क्लासिकल होता है, कुछ नियो क्लासिकल होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इट इज ऑलवेज बेटर टू स्कोर 1 मार्क्स देन जीरो। जीरो लाने से अच्छा है कुछ तो लिख कर आए, भले ही एक पैराग्राफ लिख कर आए। तो जो जनरल प्रिंसिपल आपको क्लासिकल थिंकर्स के पता है, आप बस उन्हीं को उठा के क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो, जस्ट अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। कोई हाईफाई बड़ी बड़ी इस थिंकर ने ये क्रिटिसाइज किया, इस थिंकर ने ये क्रिटिसाइज किया, इसमें मत पढ़ो। बस जो आपको जनरल प्रिंसिपल्स पता है उनका क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दो, विदाउट गिविंग एनी रेफरेंस कि इसने ये कहा, उसने वो कहा। तो क्योंकि 150 टू 200 वर्ड का आंसर है, 5 to 6 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लास्ट में कंक्लूजन में बस हम इतना लिख देते हैं, हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, टेलर ने जो है ये पर्सपेक्टिव दिया ऑर्गेनाइजेशन को लेके, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है मोर हॉलिस्टिक स्टडी के अंदर आ पाया, जो अदरवाइज नहीं आ पाता टेलोरियन कंट्रीब्यूशन के बिना। तो मान लो अब इसका आंसर लिखना है और आपको कुछ नहीं आता है, मैंने कहा कि आपको सिर्फ पता है कि क्लासिकल थिंकर्स की क्या थ्योरी है, तो क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्लासिकल थिंकर्स ने फोकस किस पे किया, स्ट्रक्चरलिज्म। हर चीज स्ट्रक्चर है, हर चीज पोजीशन है, रोल एंड गोल क्लैरिटी। अब स्ट्रक्चर के ऊपर इतना ज्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया कि इंसान को ही निकाल दिया। मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन मैन, मटेरियल और मेथड से बनी है। इसमें मेथड और मटेरियल, इन दोनों पे टेलर ने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन जो मैन वाला एस्पेक्ट है उसको उसने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने की वजह से हुआ क्या कि अगर आप ह्यूमन को नेग्लेक्ट करते हो तो सबसे पहले आप सोशल डायनामिक्स को नेग्लेक्ट करते हो। ग्रुप थिंकिंग होती है जो आगे जाके मिल्टन मायो की थ्योरी में पढ़ेंगे, या ग्रुप का एक पीयर प्रेशर होता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और वो कैसे एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो आपने स्ट्रक्चर की इतनी बातें कर दी कि आप यही भूल गए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग भी है, और ह्यूमन बीइंग एक ऐसा क्रिएचर है जिसका बिहेवियर नॉट नेसेसरली प्रिडिक्टेबल है, अनलाइक अदर टू टेक्निक्स, दैट इज मेथोडोलॉजी एंड द मटेरियल।
अब जब सोशल डायनेमिक्स को आपने नेग्लेक्ट किया तो उसके बाद साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स भी नेग्लेक्ट हो जाते हैं कि इंसान जो है, आज घर में कोई वर्कर अपनी वाइफ से लड़कर आया है, जब ऑफिस में आएगा तो उसका मन नहीं लगेगा काम में। तो ऑफिस में उसका मन नहीं लगा यानी एक साइकोलॉजिकल हिंडरेंस क्रिएट हुआ उसके काम में, जिससे वर्क की एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है। बट टेलर ने इन सारी कोई बात ही नहीं करी। उसने तो ये बोला कि भाई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कुछ है ही नहीं, सब कुछ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है। आप स्ट्रक्चर जितना अच्छा बनाओगे उतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। बट स्ट्रक्चर कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन अगर मान लो कोई वर्कर अपनी वाइफ से पिट कर आया है, अगर उसको मार पड़ी है घर के अंदर, तो अब उसको दर्द हो रहा है, तो वो कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी पे कंट्रीब्यूट करेगा। उसके अलावा इमोशनल स्टेट, उसकी कोई बात नहीं करी। ये सारे ह्यूमन डायनेमिक्स हैं। आप देखो, सोशल डायनेमिक्स, साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स, इमोशनल डायनेमिक्स, ये सारे के सारे ह्यूमन डायनेमिक्स हैं। इमोशंस, आज जो है बॉस ने आके बोला पीठ पे हाथ थपथपा के कि दुनिया में आज से अच्छा एम्प्लॉय तुम्हारे जैसा नहीं देखा, तुम दुनिया में बहुत आगे जाओगे। इमोशंस तुरंत बॉयल हो गए, गए और एकदम काम करना शुरू, और इतना ज्यादा काम कर दिया कि 2-3 दिन बीमार पड़ गए। तो इमोशनल डायनेमिक्स भी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो टेलर की फिलॉसफी ने स्ट्रक्चरलिज्म पे इतना ज्यादा ध्यान दिया कि इट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड द ह्यूमन एस्पेक्ट और द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द नियो क्लासिकल थिंकर्स, एंड इट रिड्यूस्ड ह्यूमन बीइंग ओनली टू मियर अ कॉग इनटू द व्हील ऑफ प्रोडक्शन। कि इंसान जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर है वहां पे, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस वो एक कॉग की तरह एक जाइंट व्हील ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो मैंने आपको स्ट्रक्चरलिज्म बताया था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि उसने स्ट्रक्चर्स पे बहुत इंफेसाइज किया, और एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रक्चर। जो नियो क्लासिकल ने कहा एफिशिएंसी इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हाउ हैप्पी द ह्यूमन इज। तो ऑब्वियसली आपको इमीडिएटली, अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो आपके एटलीस्ट 30 to 40 वर्ड्स तो सिर्फ इसी पॉइंट से बन जाएंगे, इसी को एक्सप्लेन करने से। आप स्टार्ट करोगे कि टेलोरियन फिलॉसफी emphasized upon the techno-mechanical aspect of the organization and neglected the human being and reduced him to the economic rational man only। हम इस तरीके से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने अभी एक वर्ड कोट किया, इकोनॉमिक रैशनल मैन और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। टेलर ने कहा कि भाई सिर्फ एक ही फैक्टर ऑफ मोटिवेशन है, और वो है पैसा। पैसा दोगे, जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। बट ये बात तो सही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए नोबेल लॉरेट है हमारे यहाँ कैलाश सत्यार्थी, उन्होंने चाइल्ड लेबर को लेके बहुत काम किया है एक सोशल फील्ड के अंदर। मुझे नहीं लगता कि मनी वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट। ऐसे बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जैसे ई श्रीधरन, अगर वो यही प्राइवेट सेक्टर में जाते तो हो सकता है अरबों कमा लेते, लेकिन ही चोज पब्लिक फील्ड, पब्लिक सर्विसेज, जो आप चुनना चाहते हैं। तो बात यहां पर आ जाती है कि उसने मोनो फैक्टर ऑफ मोटिवेशन की बात करी, वो था मनी। और वो कैसे, छोटा सा कीवर्ड लिख दो वहां पे, थ्रू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम Taylor has overemphasized upon money as the sole motivational factor behind the workers' efficiency, which was deeply criticized by so many thinkers because he neglected or sidelined the other aspects such as work satisfaction, recreational activities। आप बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, गूगल्स वगैरह, वहां पे आप देखना कि रिक्रिएशनल रूम्स बने हुए हैं, टेबल टेनिस का, बिलियर्ड्स का, वहां पे फूसबॉल के, ताकि इंप्लॉय जब स्ट्रेस से आ रहा है तो वहां खेल के अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करके अपने स्ट्रेस को कम कर सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी आएगी। या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, आप मान लीजिए एक ऐसा ऑफिस है, वहां पे सारे के सारे लोग आते हैं और पान जो है, पान खा के वहां पे स्पिट कर देते हैं, और वो पूरा का पूरा जो वॉल है, पूरा का पूरा जो फ्लोर है, एकदम रेड कलर का हो गया, स्टिंक करता है। और एक दूसरा ऑफिस है जहाँ कारपेट लगा हुआ है, सुबह सुबह रूम रिफ्रेशनर से पूरा का पूरे रूम को एक ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस के अंदर लाया गया है। अब वहां पे ज्यादा काम होगा, वहां इंप्लॉय ज्यादा सेटिस्फाइड होगा कि वो पहले वाले में जहां पे स्टिंक कर रहा है, स्पिट्स जो है लोगों ने आकर स्पिट किया है। तो हाइजीन फैक्टर्स भी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि एक वर्कर बैठ रहा है जहां पे लाइट नहीं है, छोटी सी सनलाइट पे उसको कुछ लिखना है, और एक वर्कर बैठ रहा है इल्यूमिनेटेड रूम के अंदर, जो मेल्टन मायो की थ्योरी के अंदर आएंगे। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय। तो दूसरा, तो देखो इकोनॉमिक रैशनल मैन, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी एंड डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इससे पूरा एक नया क्रिटिसिज्म बन गया। अगेन 30 to 40 वर्ड्स आप यहां बता सकते हो। फिर पोजिशनल अथॉरिटी एंड कोर्सिव पावर, कि भाई डोमिनेटिंग एटीट्यूड मैनेजमेंट का, सास वाला पुराने जमाने की, छोड़ेंगे नहीं, आने दो बहू को, इतना मारेंगे कि समझ आ जाएगा उसको कि हमारा घर है और हमारे हिसाब से जीना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग एटीट्यूड कि आपने जो है एक
वैल्यूबल ओपिनियन, एक वैल्यूबल इंसाइट जो आपकी बहू भी दे सकती है, यानी आपका वर्कर भी दे सकता है, या काम को लेके जो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं वहां पर जो नेसेसरी चेंजेस है जो वर्कर भी बता सकता है, वो आपने टोटली नेग्लेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा? इससे वो उस टाइम तो यस सर बोल आएंगे वर्कर्स, पीछे जाके कहेंगे कि यार ये कुछ आता जाता है नहीं, ये हमको बताएंगे काम कैसे करना है, फिर वो सोल्डरिंग करेंगे जो टेलर ने कहा, सिस्टमैटिक डिले इनटू द वर्क। इससे क्या होगा? इससे डिसेंट, डिससैटिस्फैक्शन एंड डिफरेंसेस बढ़ेंगे वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में। सास और बहू का झगड़ा इतना बढ़ जाएगा कि वो जो रिफ्ट है वो स्ट्रगल, और स्ट्रगल ब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन टेलर ने प्रोजेक्ट कर दी थी अपनी पोजिशनल अथॉरिटी एंड कोर्सिव पावर से। ये दोनों वर्ड्स भी क्लासिकल थिंकर्स के, इसके लिए कुछ भी टेलर का जानने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम ये डाल सकते हैं कि भाई फंक्शनल फोरमैन के थ्रू उसने माइक्रो मैनेज या ओवर सुपरविजन करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये पॉइंट आता है पेपर में, नहीं आता है तो जनरल पॉइंट लिख दिया। टॉप डाउन कम्युनिकेशन, कि इंसान जो है रोबो की तरह है, जो ऑर्डर दिया है वो मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी हमें जरूरत नहीं है, निकलो यहां, आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलो। तो एक प्री डिटर्मिन्ड बिहेवियर कर दिया ह्यूमन बीइंग का, कि बस वो ऐसे 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 बिहेव करे। उसके कुछ साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स को हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं करी, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का मोनोपोलाइजेशन हो रखा था हायर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। फ्री फ्लो ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट हैपनिंग इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। तो शॉप फ्लोर लेवल के लोगों को बस एक रोबो, एक मशीन की तरह समझा जाता था। अगेन उनको डिमीन किया गया, उनके अंदर के इंसान को कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया। टेलर की एक और प्रॉब्लम जो सारे क्लासिकल थिंकर्स की है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स निकाल रहे हैं, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दुनिया में कैसे कुछ भी यूनिवर्सल हो सकता है? या गॉड, जो हम भगवान कहते हैं, उसका कंसेप्ट तक यूनिवर्सल नहीं है, इतने सारे रिलीजन्स बने हुए हैं। या कंट्री या नेशन स्टेट का कंसेप्ट यूनिवर्सल नहीं है। हम कहते हैं कि दुनिया में हाँ सारे भगवान एक ही हैं, बट क्या ये एक्चुअली में हम मानते हैं? यही हमें दूसरे रिलीजन के गॉड को वर्शिप करने को कह दो तो तुरंत हमारे अंदर नहीं 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 नहीं, ये हमारा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है हमारी बिलीफ में कि हाँ दुनिया में ऑल माइटी सुपर पावर तो है, लेकिन हमारी सुपर पावर जो है वो उस सुपर पावर से ज्यादा सुपर है। तो जब हमारे अंदर इस तरीके का माइंडसेट रहता है तो एज अ रिजल्ट यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल है थ्योरी के अंदर तो ले जाते हैं, बट वो प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसने इस तरीके से पूरे के पूरे कंटेक्चुअल या एनवायरमेंटल या सिचुएशनल डायनेमिक्स को इग्नोर कर दिया। टेलर ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा में है वहां के लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा ही बिहार के लोग भी बिहेव करेंगे, वैसे ही सिक्किम के लोग भी बिहेव करेंगे। कल्चरल डायनेमिक्स का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल आप कैसे बना सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इट इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द फ्रेडरिक विंसलो टेलर। अब आप ये देखो, यही पॉइंट्स बताए थे पेपर में। आपको कुछ नहीं आता तो आप बस ये उतार के आ जाना। आपको बस छोटे छोटे कीवर्ड्स, फंक्शनल फोरमैन, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, आपका वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, बट ह्यूमन स्टडी भी तो करनी है भाई। इतना करके छोड़ दोगे? जिसने काम करना है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप रेवरबरेट करोगे, लास्ट में आप इतना लिख दो, हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ सो मेनी क्रिटिसिज्म, टेलोरियन फिलोसफी वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम। No theory is universal in nature because every theory has time and cultural constraints. But in spite of so many problems with the Taylor theory, it still is practiced in many forms in several organizations, particularly managing the industrial psychology, personal administration practices, and several administrative techniques like O&M, organization and methods, Gantt chart, etc. That's it. बस इतना कर दिया, आपको ऑटोमेटिकली 6-7 नंबर मिल जाएंगे। ये अगर 15 नंबर में आता है तब भी आपको यही लिखना है, बस पॉइंट्स को थोड़ा इलेबोरेट करना है। ये 20 नंबर में आता है तब भी यही लिखना है। तब अगल बगल में थोड़ा सा डायनेमिक्स बढ़ाने के लिए 1-2 डायग्राम्स बना सकते हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर डायग्राम रेलेवेंट नहीं है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बस थैंक यू सो मच। दिस वॉज पर्टिकुलरली फॉर हाउ यू शुड अप्रोच द पेपर व्हेन इट कम्स टू द आंसर राइटिंग। नाउ ट्राई टू राइट एन आंसर अबाउट द सेम ऑन टू द पेपर। मैं और क्वेश्चंस के साथ आऊंगा और आपको ये प्रूव कर दूंगा कि सारी की सारी थ्योरीज लगभग इधर उधर ऐसे ही घूम रही हैं, सबके आंसर्स ऐसे ही हैं मोटे मोटे। बस आपको उस जनरल आंसर के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड कीवर्ड्स को डाल के उस आंसर को हॉलिस्टिक बनाना है और पर्टिकुलरिस्टिक बनाना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप जनरल आंसर भी लिखोगे, मार्क्स थोड़ा कम आएगा, लेकिन 0 तो नहीं आएगा, आपको 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर के अंदर हम अगले क्वेश्चन या अगली थ्योरी के साथ मिलेंगे। गलिक एंड अर्विक की एक थ्योरी बची है क्लासिकल स्कूल के अंदर, उसके बाद हम न्यू क्लासिकल स्कूल के अंदर जंप कर जाएंगे।
उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न स्कूल, पोस्ट मॉडर्न स्कूल या आपके इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे टॉपिक्स में जंप करेंगे. सो फॉर द टाइम बीइंग, अ वेरी गुड नाइट. थैंक यू सो मच.